Hello guys, today we will discuss about the respiration. हमने पिछले टॉपिक में डाइजेशन में देखा था कि जो डाइजेशन में के बाद फूड एब्जॉर्ब होता था और एब्जॉर्ब होने के बाद फूड का एसिमिलेशन होता था और वही एसिमिलेटेड फूड या तो एनर्जी लिबरेट करता था या ग्रोथ में हेल्प करता था या फिर रिपेयर में हेल्प करता था। जो एसिमिलेटेड फूड होते हैं उसके 3 फंक्शन होते हैं: एनर्जी लिबरेट करना, ग्रोथ कराना और रिपेयर कराना। तो हमें यहाँ पर जो मतलब है वो है एनर्जी लिबरेशन से, और एनर्जी लिबरेशन किससे होता है? रेस्पायरेशन से। तो रेस्पायरेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। मतलब जो भी खाना हम खाते हैं उस खाने से हमें एनर्जी जो लिबरेट करानी है, उस एनर्जी की लिबरेशन की प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन जनरली ग्लूकोज का होता है। वैसे तो रेस्पायरेशन फैट का भी हो सकता है, प्रोटीन का भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो सेल के अंदर रेस्पायरेशन होता है वो ग्लूकोज का होता है। और इसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है और इस प्रोसेस में एनर्जी लिबरेट होती है। तो एनर्जी लिबरेशन की इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है रेस्पायरेशन को: एक्सटर्नल रेस्पायरेशन और इंटरनल रेस्पायरेशन। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन को हम ब्रीदिंग भी बोलते हैं और ये फिजिकल प्रोसेस होती है। जो हमारी सांस लेने की प्रोसेस है ये एक्सटर्नल रेस्पायरेशन है। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन और ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। मतलब यहाँ पर हम मैकेनिज्म का यूज करते हैं और उस मैकेनिज्म की वजह से सांस अंदर जाती है और सांस बाहर निकलती है, और ये प्रोसेस लंग्स के थ्रू होती है। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन लंग्स के थ्रू होता है। दूसरी प्रोसेस होती है इंटरनल रेस्पायरेशन। इसको हम सेलुलर रेस्पायरेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये सेल के अंदर होती है और ये केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस हमने यहाँ पर जो रिएक्शन बताई थी, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में टूटा, एनर्जी लिबरेट की, ये सेलुलर रेस्पायरेशन है। लेकिन ये ऑक्सीजन अंदर कैसे पहुंची शरीर के, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल रेस्पायरेशन या ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के थ्रू हम ऑक्सीजन को सेल के अंदर तक ले जाते हैं। दिस इज एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। और इस ऑक्सीजन की वजह से ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन हो रहा है जिससे एनर्जी लिबरेट हो रही है, दिस इज इंटरनल रेस्पायरेशन। तो इंटरनल रेस्पायरेशन सेल के अंदर होता है जबकि एक्सटर्नल रेस्पायरेशन लंग्स में होता है। जब रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है तो एनर्जी लिबरेट होती है। अब ये एनर्जी, अगर इस एनर्जी को हम बांध के नहीं रखेंगे तो क्या होगा? ये बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देगा या हीट के रूप में लिबरेट हो जाएगी। हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस एनर्जी को यूज करने के लिए हमें इसको बांध के रखना पड़ता है। और वो हम कैसे बांधते हैं? हमारी बॉडी के अंदर या सेल में एक मॉलिक्यूल होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ADP। और ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर इस एनर्जी को ट्रैप कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये एनर्जी वही है जो रेस्पायरेशन से आई थी। तो रेस्पायरेशन से आने वाली एनर्जी को ADP मॉलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। और जब हमें जरूरत पड़ती है एनर्जी की तब क्या होता है? ये ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाता है और एनर्जी लिबरेट कर देता है। और इस प्रोसेस में अप्रॉक्स 30.5 किलो जूल एनर्जी लिबरेट होती है। एक ATP से 30.5 किलो जूल एनर्जी लिबरेट होती है। तो इस तरह से एनर्जी को हम बांध के रख सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ATP। इसलिए ATP को हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। एनर्जी करेंसी, ये एनर्जी की करेंसी है कि जब हमें एनर्जी की जरूरत होगी तब हम इसको खर्च कर लेंगे, तो इसको हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं। जो रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है ये जनरली 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप जो होता है वो कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस।
ग्लाइकोलिसिस। इस ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है इनटू 2 पायरुविक एसिड। ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर है, इसमें कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि पायरुविक एसिड CH3COCOOH मतलब कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है और इसमें कार्बन कितने हैं, 3। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है, पायरुविक एसिड में 2 कार्बन है। बैलेंसी कब आएगी, जब 2 पायरुविक एसिड के का फॉर्मेशन होगा। और ये 2 पायरुविक एसिड बनने की प्रोसेस फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या कहलाती है, ग्लाइकोलिसिस। और ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस जो होती है ये साइटोप्लाज्म में होती है। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस फर्स्ट स्टेप होता है रेस्पिरेशन का। सेकेंड स्टेप है जो अलग अलग होता है, इसमें 2 कंडीशन प्रेजेंट होती, 2 कंडीशन हो सकती हैं। एक कंडीशन है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दूसरी कंडीशन है जब ऑक्सीजन एब्सेंट है। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस और ऑक्सीजन के एब्सेंस के बेस पर हम रेस्पिरेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जब एयर प्रेजेंट है, एयर मींस ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एन एरोबिक जब एयर एब्सेंट है। तो जब एयर प्रेजेंट है तो इस रेस्पिरेशन को हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और जब ऑक्सीजन एब्सेंट है तब हम क्या बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो ये पायरुविक एसिड बना, ये दोनों में बनेगा। पहला स्टेप दोनों का, एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों का पहला स्टेप क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस। और इस ग्लाइकोलिसिस के बाद ऑक्सीजन की प्रेजेंस है या एब्सेंस है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब क्या होगा, पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स का कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और इसमें जो एनर्जी लिबरेट होगी ये बहुत ज्यादा होगी, 38 ATP की एनर्जी लिबरेट होगी। और ये प्रोसेस जो होती है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होती है। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो पायरुविक एसिड का ब्रेक डाउन होगा इनटू एथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड। तो पायरुविक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ इनटू एथेनॉल और एसिड। एथेनॉल C2H5OH और लैक्टिक एसिड CH3CHOH COOH। और इस प्रोसेस में बहुत कम एनर्जी लिबरेट होती है, केवल 2 ATP। और कम एनर्जी क्यों लिबरेट हुई, क्योंकि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ। यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है इसलिए ज्यादा एनर्जी लिबरेट होती है। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है ये साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। तो जनरली क्या होगा, जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, और जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के एग्जाम्पल, तो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ईस्ट है, बैक्टीरिया है, इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। और जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिनमें यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे ह्यूमन की मसल की बात करें तो ह्यूमन की मसल में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन होता है लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। इसको अभी हम थोड़ी देर में और डिस्कस करेंगे। तो रेस्पिरेशन के 2 टाइप हो गए, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है और 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में इथेनॉल और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, या तो इथेनॉल बनेगा या लैक्टिक एसिड बनेगा, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और स्मॉल अमाउंट में एनर्जी मतलब 2 ATP एनर्जी इसमें लिबरेट होगी। हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव कर सकते हैं कि इसमें एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में कोई फ्रूट जूस या कोई शुगर सॉल्यूशन हम इसमें भर लेते हैं। फ्रूट जूस में भी ग्लूकोज होता है, शुगर सॉल्यूशन में भी ग्लूकोज होगा। और इसमें कुछ ईस्ट के
कुछ ईस्ट को हम डाल देते हैं। ईस्ट को डालने से के बाद इसमें इसको कॉर्क से बंद कर देते हैं ताकि एयर बाहर से अंदर, अंदर से बाहर ना जा सके। और इसको हम जो शुगर सॉल्यूशन भरेंगे या फ्रूट जूस भरेंगे, ये पूरा भरेंगे कि इसके अंदर कोई ऑक्सीजन ना रहे। इसके बाद इसको हम थोड़ी देर इस सेटअप को छोड़ देंगे। थोड़ी देर छोड़ने के बाद जब हम इस कॉर्क को हटाएंगे तो हमें एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आएगी अल्कोहल की, जो किसकी वजह से आएगी? एथेनॉल की वजह से। एथेनॉल को हम एथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। तो एथाइल अल्कोहल या एथेनॉल की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आएगी। और हमें कार्बन डाइऑक्साइड को भी प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही ये कॉर्क हटाएंगे, इस कॉर्क से निकलने वाली ट्यूब को हम लाइम वाटर के अंदर इंसर्ट कर देंगे। और ये लाइम वाटर क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके अपना कलर मिल्की कर लेता है। तो लाइम वाटर कैसा अपीयर होने लगता है? मिल्की अपीयर होने लगता है। इससे क्या प्रूव होता है कि यह इससे निकलने वाली जो गैस है, ये गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है, इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है इनटू एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन के बाद हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ह्यूमन की मसल में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। तो ह्यूमन की मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन किस कंडीशन में होता है? मान लीजिए हम वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम नॉर्मल वर्क कर रहे हैं तो हमें नॉर्मल एनर्जी चाहिए। नॉर्मल एनर्जी चाहिए तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, हमारी बॉडी को नॉर्मल एनर्जी मिलती रहेगी। लेकिन हम अपने काम को बढ़ाते रहें, जैसे मान लीजिए हमने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर तक हमारी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है, हार्ट रेट हमारा बढ़ता है। रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट बढ़ने से क्या होगा, रेस्पिरेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन बाहर से जल्दी जल्दी अंदर जाएगी। हार्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन जल्दी से बॉडी में सर्कुलेट होगी, ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा बॉडी में। ग्लूकोज ऑलरेडी प्रेजेंट होता है इनटू बॉडी, तो जो मसल में ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, इसका अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है। तो बढ़ता चला जाएगा तो एनर्जी का लिबरेशन भी ज़्यादा होता जाएगा। तो थोड़ी देर तो हम एक्सरसाइज कर लेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर हम और एक्सरसाइज फर्दर कंटिन्यू रखते हैं तब क्या होता है, हम लोग थक जाते हैं। थकते क्यों हैं? क्योंकि एक लिमिट है, हम रेस्पिरेशन को एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं, उसके बाद हम रेस्पिरेशन को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो जब एक लिमिट तक हमने रेस्पिरेशन बढ़ा लिया और हमें एनर्जी की जरूरत उससे ज़्यादा है, तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त नहीं हो पाएगी कि सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन, सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हो सके। तो उस कंडीशन में मसल्स क्या करती हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देती हैं। और उस एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है और ये लैक्टिक एसिड धीरे धीरे क्या करता है, हमारी मसल फाइबर्स में अकुमुलेट होने लगता है। और मसल फाइबर में अकुमुलेशन की वजह से क्या होता है, हमारी मसल्स क्रैम्प करने लगती हैं और फिर हम चाह के भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। आप लोग दौड़ लगा के देखिएगा, थोड़ी देर दौड़ेंगे तो उसके बाद क्या होता है, आपके पैर भरने लगते हैं, क्रैम्प्स होने लगते हैं आपके पैर में। तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि आपके पैर की जो मसल्स हैं उनमें लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होने लगा है। और इस लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से क्या हुआ, आपको फटीग महसूस होने लगा, मसल्स में क्रैम्प होने स्टार्ट हो गए और आप थक गए, फटीग होने लगा। तो फटीग होने का कारण क्या है कि मसल्स में लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने लगता है। इसको हम दूर कैसे करते हैं, जब ये लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है तो इसको हम दूर कर सकते हैं अगर हम हॉट वाटर से जो स्पंजिंग करें अपने पैर की, तो हम इसको लैक्टिक एसिड को वहाँ से जल्दी रिमूव कर सकते हैं। ये लैक्टिक एसिड लिवर में चला जाएगा और लिवर में धीरे धीरे ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में,
जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, इनटू या तो इथेनॉल बनेगा या फिर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। एंड प्रोडक्ट देख लीजिए, एथेनॉल और लैक्टिक एसिड है, जबकि इसके क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में केवल 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर हम एक चीज और देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं रहती है। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन को तो अंदर ले जाते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। जब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उस समय आपको बताएंगे कि जो ये फिजिकल प्रोसेस है, इस फिजिकल प्रोसेस में कैसे ऑक्सीजन अंदर जाती है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर आती है। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम पर। पहले रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देखेंगे, उसके बाद ह्यूमन का रेस्पिरेशन देखेंगे। एनिमल्स में सारे एनिमल्स में देखेंगे।